रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये आप सब लोगों ने सबको बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप सब लोगों ने अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। जितना ज्यादा आप सब लोग रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सब लोगों के मार्क्स एग्जाम्स के अंदर बढ़ जाएंगे। लेकिन रिवीजन करने का सही अप्रोच, सही तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में कोई भी डिटेल में डिस्कशन नहीं करता है कि कैसे हम सब लोग रिवाइज करें। थियोरेटिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनको रिवाइज करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो कॉमर्स के अंदर आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इसको समझने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, अकाउंटेंसी को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके बारे में कभी भी कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं करता है। तो अगर आप सब लोगों के सामने भी ये समस्या है तो इस समस्या का सॉल्यूशन लेकर मैं लेकर आ चुका हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को डिटेल में पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आप सब लोगों को ये सॉल्यूशन मिल सके कि आपको एग्जैक्टली रिवाइज कैसे करना है। तो इस रिवीजन की प्रोसेस को मैं दो कैटेगरी के अंदर बांटना चाहता हूं, या फिर मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम सब बांट सकते हैं दो टाइप्स के बच्चों के अंदर। एक कैटेगरी के अंदर हम लोग ए टाइप के बच्चों को रखते हैं और दूसरे टाइप के अंदर हम लोग बी टाइप के बच्चों को रखते हैं। ए टाइप एक ऐसा बच्चा है जिसको थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है या फिर थ्योरीज में बहुत ज्यादा मजा आता है, और दूसरी तरफ मैं बी टाइप के स्टूडेंट्स को रखता हूं जिनको कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं तो बच्चों को मैथमेटिकल और अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन ए टाइप के बच्चों को थ्योरी पढ़ने में, जैसे कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अब जो ए टाइप का स्टूडेंट है उसको बी टाइप के स्टूडेंट की तरह कैसे बनना है, और जो बी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको ए टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर कैसे आना है, उसके बारे में मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ में बात करने वाला हूं, डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन डिस्कशन करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सब लोगों को देखने के लिए मिलती है रिवाइज करते टाइम पर, या फिर रिवीजन कभी भी अगर आप सब लोगों के सामने बोला जाए कि रिवाइज करो तो आप सब लोग क्या प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहली समस्या आती है कि सर रिवीजन का टाइम नहीं है, सर सिलेबस ही इतना ज्यादा है हमारा कि हम लोग सिलेबस को कवर करें या रिवाइज करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन, आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है और आपके पास लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में मैं काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। सेकंड जो समस्या हमारे सामने आती है वो है रिवीजन करते ही नींद आने लगती है। सर हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ तो ली है, हमें सब काफी ज्यादा डिटेल में आता है, तो आप फिर से रिवाइज करेंगे तो हमें नींद आ जाएगी और कहीं ना कहीं ये बोरिंग हो जाएगा। तो सर कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमें इंटरेस्ट भी बना रहे और हम सब लोग रिवाइज भी कर लें। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सब लोगों के सामने आती है कि सर रिवीजन करते टाइम पर जो हम सब लोगों ने नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन करें। अगर हम सब लोग उन नोट्स से रिवीजन करते हैं तो उसके साथ में एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है? कि रिवीजन करते टाइम पर जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, और जब पढ़ा हुआ है तो फिर से हम लोग उनको कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग कई पॉइंट्स को वहां पर मेंशन कर देते हैं और लिख देते हैं कि भैया इस पॉइंट, इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर इस पॉइंट का मतलब ये था। लेकिन जब आप कनेक्ट करने लगते हैं बाद में, जब आप रिवाइज करते हो तो आप भूल जाते हैं कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा था, आखिर इसके लिखने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या था, ये हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा हमारे सामने ये आता है सर कि जो टीचर्स की वीडियोस है, जैसे कि हमने किसी भी टीचर के कोर्सेज के अंदर इनरोल किया होगा अपने आप को, है ना, हमने किसी ना किसी टीचर का कोर्स लिया होगा, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहे होंगे, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने किसी ना किसी टीचर से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप सब लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो उनकी वीडियोस को हम सब लोग देख सकते हैं क्या, अगर ऑनलाइन कोर्स के अंदर आप लोग इनरोल्ड है तो? अगर मैं उनकी ऑनलाइन वीडियोस को 2x 3x की स्पीड से देख लूं तो क्या फिर मेरे को सोल्यूशन मिल सकता है इस रिवीजन का, या फिर मैं अच्छी तरह से रिवीजन कर सकता हूं? इस क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिवीजन कैसे की जाए, और रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले फोकस ऑन शॉर्ट टर्म रिवीजन। और ये शॉर्ट टर्म रिवीजन का मतलब क्या है कि जब भी आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से टॉपिक देख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टॉपिक देख रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़कर टॉपिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला
प्रयास आप लोगों को क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर आते हैं 10 से 15 मिनट आकर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। जी हाँ, कुछ भी नया पढ़ने से पहले जो पुराना आप लोगों ने पढ़ा है उसे 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जो अभी आप लोग नया नया फ्रेश पढ़कर आए हैं वो आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं रिटेन्ड है। और अगर आप सब लोग एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं तो रिवाइज करने के बाद वो सारी की सारी चीजें आपके माइंड के अंदर एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर हो जाएगी। और सिर्फ एक टाइम ही हमें रिवीजन करना है क्या? नहीं, इसकी फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी हमारी होगी, जिससे कि हमारे एग्जाम के अंदर जब भी वो क्वेश्चन उस पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखे या फिर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखे तो आप सब लोग तुरंत आंसर कर पाए। रिवीजन से क्या होता है? रिवीजन से मैं बता देता हूं आप सब लोगों को कि जब आप लोग रिवाइज करते हैं तो रिवीजन करने की वजह से जब आपके एग्जाम के अंदर वो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए तो आप सब लोग उसे बिना सोचे समझे उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। इस पर्सपेक्टिव के लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है शॉर्ट टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन का मतलब है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग करने लग रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट घर पर आकर रिवाइज कर लीजिए। ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ते समय भी उस चीज को काफी ज्यादा डिटेल में क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए 10 से 15 मिनट देके, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारा का सारा जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो कहीं ना कहीं स्टोर है। लेकिन अगर आप सब लोग उसे छोड़ते चले जाएंगे या फिर उसको आप इमीडिएटली रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब लोग भूलते चले जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। इसलिए शॉर्ट टर्म रिवीजन आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इमीडिएटली आकर उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं, उस जो भी आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सब लोग क्या कर लीजिए, इमीडिएट बेसिस पर 10 से 15 मिनट देकर रिवाइज कर लीजिए। सेकंड, शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए हमारे क्या अप्रोच होनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म रिवीजन करते समय पर हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सब लोग शॉर्ट टर्म रिवीजन दे रहे हैं तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी कोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू अगर आप कोचिंग ले रहे हैं और तब जाकर अगर आप सब लोग रिवाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, जब आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाते समय आपको बताता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर आपके एग्जाम से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो उन चीजों को आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर डालकर रखना है एक लॉन्गर पीरियड के लिए कि भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको अच्छी जगह पर नोट डाउन कर लीजिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप अगर एनसीईआरटीज को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान दीजिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ ही साथ में अंडरलाइन करते हुए चलिए, ताकि आप सब लोग जब 10 से 15 मिनट के लिए लास्ट में उसको रिवाइज करने वाले हैं तो आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जरूर रिवाइज करने हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। सेकेंड यहां पर है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों ने रिवाइज कर लिया उसके बाद आप सब लोग क्या करेंगे, अपनी मेमोरीज के अंदर उन चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे जो आपने पढ़ा है, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे कि हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो जब अगर मैंने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा और मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो मैं इसको रिकॉल करूंगा कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा कमाई जाती है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर होती है और वो किसके द्वारा कमाई जाती है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई जाती है। तो वहां पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखे जैसे कि फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट, तो मुझे पता होना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, फिर मुझे पता होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। फैक्टर इनकम वो होती है जो कि जनरेट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट होता है जिसके द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो एक कंट्री के अंदर की जाती है और जनरली वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा उस कंट्री के अंदर रह रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि उसके द्वारा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, है ना, और प्रोडक्शन, ये सारी की सारी एक्टिविटी उसी कंट्री के अंदर हो रही है जिस कंट्री के अंदर वो रहने लग रहा है। तो जैसे अब आप लोग इसे कनेक्ट करते जाएंगे, अपने माइंड के अंदर इसे जोड़ते चले जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। अब सेकंड हमारे पास आता है कि लॉन्ग टर्म रिवीजन अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म रिवीजन अप्रोच का मतलब क्या है कि लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहले रीड अंडरलाइन पॉइंट्स। जब आप लोग सेकंड टाइम के लिए जब रिवीजन करने जाए तो आप सब लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम पर जिन पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन किया है उनको प्रायोरिटी बेसिस पर करिए।
उन सबको कंप्लीट करने के बाद जब आपके रिवीजन 2 से 3 बार या फिर 3 से 4 बार आप लोगों ने अगर रिवाइज कर लिया होगा, तो उसका नेक्स्ट स्टेप फिर आप सब लोगों के पास आता है, दैट इज सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज्यादा कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग करने की, उतना ज्यादा ही आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जामिनर एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आप सब लोगों से पूछता है। राइट, अब रिवीजन क्या बोरिंग है? राइट, अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं क्या रिवीजन जो है वो बोरिंग कॉन्सेप्ट है? क्या रिवाइज करना बोरिंग है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रिवाइज करना बहुत बोरिंग है। सर नया नया हमें पढ़ाते चले आइए, हम डेली बेसिस पर नया सीखने के लिए, नया पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें रिवाइज करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमें रिवाइज करने के लिए बोलेंगे, उतना ज्यादा ही हमें थोड़ा सा लेथार्जिक फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। क्यों? क्योंकि सर ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। लेकिन जब सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो उसके बावजूद भी फिर हमारे मार्क्स क्यों कट रहे हैं? उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले मेक डेडलाइन एंड रफ नोटबुक। राइट, सबसे पहली बात, मेक डेडलाइन का मतलब यहां पर क्या? मेक डेडलाइन का मतलब है कि भैया इस टॉपिक को मैं इस डेट तक खत्म कर दूंगा। अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी मुझे मेरे दिसंबर तक मुझे पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। इकोनॉमिक्स मैंने नवंबर तक कंप्लीट कर देनी है पूरी की पूरी, एक बार उसका रिवीजन भी हो चुका हो। उसके बाद बिजनेस स्टडीज को मैं इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ कंप्लीट करने वाला, तो वो डेडलाइन आप लोग की क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, रफ नोटबुक। रफ नोटबुक का मतलब यहां पर क्या है? रफ नोटबुक का यहां पर मतलब है कि जो भी आप लोग पढ़ने लग रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, उसको लिखिए। जितना ज्यादा लिखकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, राइट, नोटबुक लीजिए, उसके अंदर लिखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बार बार लिखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप सब लोग लिखेंगे, उतना ज्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते चले जाएंगे। और इस चीज को आप सब लोग अप्लाई करके देखना यार, और जितना ज्यादा आप इस चीज को अप्लाई करोगे, आप लोग डेफिनेटली देखोगे कि आप सब लोगों को आपकी परफॉर्मेंस के अंदर चेंजेस जो है वो आते हुए नजर आएंगे। तो यही आप सब लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना था, और मैं बताना चाहता हूं कि अगर यार आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स एग्जाम्स की, सीयूटी एग्जाम्स की, तो आप सब हमारे साथ जुड़कर भी उस चीज की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं सबसे बेहतरीन कोचिंग सीयूटी प्लस बोर्ड्स एग्जाम्स की। तो उसके लिए आप सब लोग क्या कर सकते हैं? हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है? गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करिएगा। ब्राउजर के ऊपर ओपन करने के बाद आप सब लोगों ने यहाँ पर ADA247 क्लिक करना है। ADA247 क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे। ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद आप सब लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दिखेगी, जहाँ पर आपने यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है, और अगर आपका इकोनॉमिक्स डोमेन है, अकाउंटेंसी डोमेन है, बिजनेस स्टडीज डोमेन है, या फिर आप सब लोगों के हिस्ट्री डोमेन है, या फिर पॉलिटिकल साइंस डोमेन है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कोर्सेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे, आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बेहतरीन कोर्स हमारा सीयूटी महापैक है। इस बैच को परचेज करने के लिए इसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर जो आपको बाई प्राइस दिख रहा होगा और यहाँ पर जो कोड दिख रहा होगा, इसको यहाँ से रिमूव करिएगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर एक कोड अप्लाई करिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। और ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे, और कोड रहेगा Y828। ये कोड अप्लाई करना है आप लोगों ने, और आप लोग देखेंगे ये कोर्स आपको 8150 का मिलेगा। लेकिन इससे आपकी जो सीयूटी की जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यार अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी सही लगी हो, तो कम से कम एक अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? चैनल को चाहे सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी एक आइडिया मिलेगा कि क्या राइट अप्रोच हमारी रिवीजन की होनी चाहिए। तो मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।